नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के पार्ट 6 की। आज के लास्ट पार्ट है। इसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन बंधुता के बाद मैं आपको बताऊंगा विद्युत ऋणता। तो इससे पहले मैंने पार्ट 5 तक आपको वीडियोस जो है पढ़ा दी हैं, आप उनको देख सकते हो, जिससे कि ये चैप्टर आपको क्रम वाइज जो है पढ़ने में आसानी हो। तो आप पिछली जो 5 वीडियोज़ हैं उनको आप देख लें, उसके बाद पार्ट 6 को देखें। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में, उसके बाद विद्युत ऋणता के बारे में। ये लास्ट टॉपिक्स बचे हैं आपके इस चैप्टर में, ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसे हम ईए के नाम ईए के रूप में दर्शाते हैं। ईए का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं इसको। तो एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार आपको, एफिनिटी। ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर ईए के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता क्या है? जैसे मान लीजिए नीचे मैंने आपको जो है नाभिक है अंदर, और ये बाहर की ओर जो है ये पूरा इसका जो है कोश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मान लीजिए कोई परमाणु है, ये इसके अंदर नाभिक है। ठीक है, नाभिक के अंदर मैंने इसमें आवेश आपको दिखाया है, धनावेश। जब इस पर मैं इधर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ता हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर क्या होता है, एनर्जी निकलती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर क्या हो रहा है, एनर्जी निकल रही है। लेकिन जब इसमें मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो क्या होगा, इस पर जैसे ये मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो इसके ऊपर ऋणावेश आ गया। अब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन और जोड़ूंगा तो इसके ऊपर ऋणावेश ऋणावेश हो जाएंगे ना। तो ऋणावेश ऋणावेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण होने के कारण इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। पहली बार जब मैंने इलेक्ट्रॉन जोड़ा था तो एनर्जी निकली थी, लेकिन दूसरी बार मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूँ तो उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण हो रहा है। तो इस प्रतिकर्षण को पार करने के लिए जो है एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी जो है देनी पड़ती है, इसलिए ये क्या आती है, ऋणात्मक आएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या आएगी दूसरे वाले में, जब दूसरे इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं ऋणात्मक आएगी, जबकि पहले वाले में इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या थी, पॉजिटिव थी। क्योंकि पहले वाले में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी निकल रही थी। दूसरे वाले में समान समान इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उनको जोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि पहले वाली जो इलेक्ट्रॉन बंधुता उसमें एनर्जी निकल रही थी। तीसरा इलेक्ट्रॉन जब मैं इसमें जोड़ूंगा, जैसे A-2, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन मैंने जोड़ा। पहले मान लीजिए मैंने एक कोई परमाणु लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या बन गया, A- बन गया। A- बन गया, अर्थात पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता EA1 का मान कितना आया था, पॉजिटिव आया था। जिसे EA1 का मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता 1। दूसरे में बात करूं मैं, ये A- बन गया था। अब इस A- में मैंने क्या जोड़ा, एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या बन गया, A-2 बन गया। तो A-2 ये बना, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर पहले ए के ऊपर माइनस आवेश था, दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हो गया, यहाँ पर भी ऋणावेश है ए के ऊपर, दूसरा इलेक्ट्रॉन पर भी ऋणावेश होता है। तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इसको जो है पार करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या आती है, ऋणात्मक आती है। ऋणात्मक का मतलब किसी को देनी पड़ रही है कोई चीज़। ठीक है, तो ये ऋणात्मक हो गया। पॉजिटिव का मतलब कोई चीज़ निकल रही है। ठीक है, पहले वाले में तो निकल रही थी और दूसरे वाले में क्या हो रही है, एनर्जी जो है देनी पड़ रही है। अब तीसरा मैंने A-2 में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ा, ये A-2 था। अब यही मैंने A-2 लिया, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर क्या बन गया, A-3 बन गया। अब A-3 बन गया, मतलब इसके पास दो ऋणात्मक आवेश थे, मैंने एक और ऋणात्मक आवेश इसमें जोड़ने की कोशिश करी तो और ज़्यादा क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो E3 क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। क्योंकि यहाँ पर भी ऋणात्मक ऋणात्मक थे ना, तो इसमें भी प्रतिकर्षण था। इस वजह से इसको पार करने के लिए, प्रतिकर्षण को पार करना है तो इसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए E3 का मान भी क्या आया था, नेगेटिव आया था। तो अब इससे हमको पता चलता है कि E1 क्या था, पॉजिटिव था, E2 नेगेटिव था और E3 क्या हो गया, E3 भी नेगेटिव हो गया। अर्थात यहाँ पर ज़्यादा मान किसका है, नेगेटिव का है, और पॉजिटिव का क्या है, कम है। तो मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ, E1 प्लस E2 प्लस E3, तो इसका मान क्या आएगा, नेगेटिव ज़्यादा है तो नेगेटिव ज़्यादा आएगा इसमें। तो नेगेटिव क्या है, इन तीनों का मान जो है कुल, मतलब कुल कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, ऋणात्मक होती है या फिर जीरो से कम होती है। तो इसका मतलब होता है जीरो से कम। इसके सामने जीरो है तो इसका मतलब जीरो से ये ऋणात्मक मान जो है
कम हो सकता है, अर्थात जीरो से कम हो गए। ठीक है, ऋणात्मक का मतलब यही तो होता है जीरो से कम होना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऋणात्मक मान अर्थात जीरो से कम। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, ये पूछा गया है एक बार, इलेक्ट्रॉन बंधुता टोटल क्या है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, E1 पूछ ले, पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर पॉजिटिव, दूसरा जोड़ा तो नेगेटिव, तीसरा जोड़ा तो नेगेटिव, टोटल जोड़ा मैंने इन सभी को, तो क्या आता है, टोटल जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसका मान ऋणात्मक आता है। तो आपको परिभाषा ये समझ में आ गई होगी, जब कोई परमाणु अपने बाह्यतम कोश में नए इलेक्ट्रॉन जोड़ता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कोई बाह्यतम कोश में मैंने इसको जोड़ा तो क्या हो गया, यहाँ पर एनर्जी निकली थी। तो यही परिभाषा इसमें लिखी हुई है कि जब कोई परमाणु अपने बाह्यतम कोश में नए इलेक्ट्रॉन जोड़ता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसे क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से जानते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया है। जैसे मैंने ए परमाणु लिया, इलेक्ट्रॉन जोड़ा, A- बना, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो गई इसकी, पॉजिटिव हो गई, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन है, ए पर तो पॉजिटिव है, यहाँ पर ए पर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव आवेश है, और दूसरा मैंने ऋणात्मक जोड़ा तो कम प्रतिकर्षण है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में तो आकर्षण होता है, इस वजह से ऊर्जा क्या हो रही है, निकल रही है। दूसरे वाले में एक ऊपर क्या बन गया था, यहाँ माइनस बन गया, अब माइनस में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो दोनों में क्या बन गया, A-2, अर्थात यहाँ पर ऋणात्मक ऋणात्मक में क्या हो गया, प्रतिकर्षण। इस वजह से एनर्जी जो है इनको देनी पड़ेगी प्रतिकर्षण को खत्म करना है। तो इसी प्रकार तीसरे में भी A-2 जो बना था उसमें एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो A-3 बन गया। अब A-3 बना, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण था, और प्रतिकर्षण को पार करना है तो यहाँ पर भी जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है नेगेटिव आएगी, क्योंकि इसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है। टोटल इन तीनों को जोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुताओं को, तो इसका मान जो है ऋणात्मक होता है, अर्थात कुल जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी वो ऋणात्मक होगी, अर्थात जीरो से इसका मान कम आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो जीरो से क्या है, यहाँ पर जीरो लेस देन नेगेटिव, अर्थात जीरो से कम है यहाँ पर कुल जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसका मान। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ये दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम E से दर्शाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है इसको डेल्टा H के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों अलग अलग होते हैं, इनमें अंतर है, ये याद रखना है, एक नहीं होते हैं ये। ठीक है, ऑब्लिक लगा के मैंने इन दोनों को समझाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी दोनों अलग अलग हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता को E से दर्शा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को डेल्टा H से। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक कोई परमाणु है, इसमें मैंने क्या जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर क्या हो गया, ए के ऊपर माइनस आवेश आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, तो ए के ऊपर क्या आ गया, A- हो गया। अब A- हुआ तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया था कि पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर E का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता पॉजिटिव होती है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ये मान लीजिए एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो E का मान क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि E का जब मान जब पॉजिटिव होगा तो डेल्टा H का मान जो है इसके विपरीत होता है, तो डेल्टा H क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यहाँ पर नीचे वाले में जब मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा था तो E का मान नेगेटिव आया था, तो यहाँ पर डेल्टा H क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, डेल्टा H या फिर डेल्टा H और E मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछा जाए तो दोनों में आपको ध्यान रखना है, ये दोनों दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन बंधुता, पहले इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो A- आया, इलेक्ट्रॉन बंधुता पॉजिटिव आई, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि जो एंथैल्पी है मतलब डेल्टा H उसका मान नेगेटिव आएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो दोनों इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण हुआ, प्रतिकर्षण के कारण E का मान क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। E का मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो डेल्टा H मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि E का मान नेगेटिव है तो इसके उल्टी जो है डेल्टा H होती है, तो डेल्टा H का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन बंधुता, दोनों को ध्यान रखना है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम अर्थात उल्टे होते हैं। अगला हम देखते हैं, एक क्वेश्चन आपको ये करना है, देखिए जैसे नाइट्रोजन में मैंने 3 इलेक्ट्रॉन जोड़े और क्या बन गया, N-3 बन गया। अब यहाँ पर बताना है डेल्टा H का मान 0 से बड़ा होगा, पहले ऑप्शन में डेल्टा H का मान 0 से कम होगा, तीसरे में डेल्टा H का मान 0 के बराबर होगा, चौथा ऑप्शन में ये ताप पर निर्भर होगा। तो ये आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो आप यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं तो आप क्रम से जोड़ें, पहले इलेक्ट्रॉन जोड़ें एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ें, फिर तीसरा, तीनों को बारी बारी से करना है। जैसे मैंने ऊपर प्रोसेस आपको समझाई थी, पहले इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर डेल्टा E का मान पॉजिटिव आया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो E का मान नेगेटिव आया, तीसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो E का मान फिर भी नेगेटिव आया था। ठीक है, और डेल्टा H इसके उल्टे आपको लिख लेने हैं, तो उससे आप जो है आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, नीचे मैंने जब N में मतलब नाइट्रोजन में पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो पहले इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर क्या आया, N- आया, N- आया तो E का मान क्या हो गया,
पॉजिटिव हो गया क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा था तो यहाँ पर जो है प्लस और माइनस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आवेश था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक था, तो दोनों में आकर्षण हुआ। तो आकर्षण हुआ तो इसका मतलब ऊर्जा क्या हो गई, उत्सर्जित हो गई। प्रतिकर्षण होता तो ऊर्जा क्या करनी पड़ती, हमको देनी पड़ती, मतलब नेगेटिव आती। यहाँ पर तो नाइट्रोजन पर प्लस आवेश है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक आवेश है, दोनों में आकर्षण होता है, अर्थात ऊर्जा क्या होगी, निकलेगी। तो ई का मान पहले वाले इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर पॉजिटिव और डेल्टा एच का मान क्या हो गया, नेगेटिव। यहाँ पर आपको तीसरा इलेक्ट्रॉन बताना, जब तीनों इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दोगे तो उसके बाद क्या आएगा, डेल्टा एच का मान, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं हम। अब यहाँ पर n माइनस जो बन गया था पहले इलेक्ट्रॉन जोड़ने के पश्चात, अब इसमें हम दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आप इसमें जोड़ोगे तो क्या बनेगा, n-2 बनेगा। तो इसमें डायग्राम में आप देख लें, तो यहाँ पर n माइनस में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या बन गया, n-2 बना। अब n-2 बन गया मतलब यहाँ पर ऋणात्मक आवेश था, नाइट्रोजन पर ऋणात्मक आवेश है और इलेक्ट्रॉन पर भी ऋणात्मक आवेश है, तो दोनों को पार करना है तो इसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, अर्थात ई का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और डेल्टा एच इसका उल्टा होता है, तो डेल्टा एच क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब मैंने इसमें n-2 में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ा, यहाँ पर n-2 लिख दिया मैंने नीचे, फिर एक और इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ा, तो यहाँ पर n के ऊपर पहले ही -2 आवेश आ गया और एक इलेक्ट्रॉन पर जो है इलेक्ट्रॉन पर एक ऋणात्मक आवेश होता है, तो दोनों ऋणात्मक में प्रतिकर्षण होगा, तो ई का मान यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। अब ई का मान ऋणात्मक हो गया तो डेल्टा एच क्या हो गया, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, केम स्कैनर लिखा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर डेल्टा एच में एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर डेल्टा एच का मान क्या है, इधर नेगेटिव है ई है, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव है। ठीक है, तीसरे बारे में डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है। आपको नोट्स में दूंगा तो उसमें आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे देगा, क्योंकि ये मैंने केम स्कैनर से स्कैन किया है, तो इस वजह से यहाँ पर वो आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पर जो है डेल्टा एच पॉजिटिव लिख रखा है मैंने, तो डेल्टा एच का मान क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसने यही पूछा था कि एन में जब हम 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो डेल्टा एच का मान क्या होगा, तो डेल्टा एच का मान क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव है, अर्थात क्या हो गया, डेल्टा एच 0 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, क्योंकि 0 से कम होता तो नेगेटिव होता, तो यहाँ पर 0 से ज़्यादा है तभी यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर आपसे डेल्टा एच का मान पूछा था, तो डेल्टा एच का क्या आया था, पॉजिटिव आया था, अर्थात डेल्टा एच का मान 0 से ज़्यादा आया था। यदि आपसे वो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान पूछता तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्या होता है, डेल्टा एच जब पॉजिटिव आया था तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या आती, जो है डेल्टा एच का मान जब 0 से ज़्यादा आया था तो जो ई ए है मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो इसकी उल्टी होती है, तो ई ए का मान क्या हो गया, 0 से जो है कम होगा। यहाँ पर पहले वाले में 0 से ज़्यादा था डेल्टा एच और ई ए क्या होता है, 0 से कम होती है, तो क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये इसी प्रकार आप डेल्टा एच और ई ए जो है ज्ञात कर सकते हो, चाहे आपको कोई सा भी वो परमाणु दे दे और पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हो। अब कई बार जो है इनकी यूनिट भी पूछ ली जाती है, यूनिट का मतलब मात्रक, तो मात्रक भी इनकी पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटीएम, तो ये इसका जो है यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी का मतलब हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटीएम, तो ये क्या है, यहाँ पर इसका मात्रक अर्थात यूनिट है। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन बंधुता का मात्रक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटीएम। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, उनको हम देखते हैं। पहली बात करते हैं, हम सिंपल आपको समझा देता हूँ एक बार आवर्त सारणी में कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को जो आवर्त सारणी में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आवर्त सारणी में मैंने आपको सभी आवर्त और वर्ग समझा दिए हैं, एक बार आप आवर्त सारणी को जरूर याद कर लें, क्योंकि आवर्त सारणी याद है तभी आप इन सभी क्वेश्चंस को, इस पूरे चैप्टर को जो है आवर्त सारणी के ऊपर डिपेंड है, आसानी से कर लोगे। यदि आपको आवर्त सारणी समझ में आ जाती है तो बाकी प्रोसेस इस चैप्टर में जो है बहुत ही आसान है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए आवर्त में मैं बात करता हूँ आवर्त सारणी में। तो आवर्त सारणी में जब हम इधर जाएंगे मतलब बाएं से दाएं, L2R का मतलब है लेफ्ट टू राइट, तो L यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट हो गया, R का मतलब राइट, अर्थात लेफ्ट का मतलब होता है बायां और राइट का मतलब दायां, अर्थात यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं, L से R की ओर, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर, मतलब बाएं से दाएं की ओर। जब हम आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता अर्थात ई का मान बढ़ता है। जबकि हम नीचे जाते हैं, अप टू डाउन का मतलब होता है ऊपर से नीचे, अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे, तो अप टू डाउन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब वर्ग है, वर्ग में जाते हैं ना हम नीचे, तो वर्ग में जब नीचे जाएंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटेगा। ठीक है, तो आवर्त जो होते हैं इस प्रकार थे, क्षैतिज जो रेखाएं थी आवर्त थे जो मैंने आवर्त सारणी में आपको समझाए थे, और लंबे लंबे जो खड़े हुए क्षैतिज स्तंभ थे ये क्या थे, वर्ग थे।
तो यहाँ पर मैंने यही बात आपको बताई है। इधर जब हम चलते हैं आवर्तों में तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, और जब वर्ग में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। अब पहला जो कारक है इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाला, वो है परमाणु का आकार। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता और परमाणु आकार एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब जब नीचे से आकार बढ़ेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटेगा, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं। आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, घटेगी। अब आप जो है वर्ग में देख सकते हो, ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होता है, आकार बढ़ता है। तो आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। लेकिन कुछ आपको याद रखने होंगे आवर्त वर्ग, जहाँ जो है क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वो फिक्स होते हैं, वो रटने पड़ते हैं, या फिर उनका कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो आपको करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप आगे देखोगे, नाभ की आवेश, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ये नाभ की आवेश अर्थात जेड के ऊपर निर्भर करती है। नाभ की आवेश का मतलब जेड। जब नाभ की आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, बढ़ता है। तीसरा कारक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्थात अर्धभरे और पूर्ण भरे जो कक्षक होते हैं। जैसे अर्धभरे का मतलब P3, जैसे P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो अर्धभरा क्या हो गया, P3 हो गया। D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो अर्धभरा का मतलब हो गया D⁵ ऐसे ही पूर्ण भरे क्या होते हैं, P⁵ हो गया, क्योंकि P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पूर्ण भरा हो गया। D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये भी पूर्ण भरा हो गया। तो अर्धभरे तो मैंने आपको बता दिए ऊपर वाले, और ये हो गए पूर्ण भरे कक्षक नीचे वाले। अब देखिए, इनके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है 0 होता है, मतलब जो है बहुत कम होता है, वेरी लेस होता है। ठीक है, यहाँ पर कोष्टक में मैंने आपको लिख रखा है वेरी लेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है कम होता है, अर्थात वेरी लेस होता है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जैसे परमाणु का आकार, यह आकार जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता के व्युत्क्रमणानुपाती होता है, इधर नाभ की आवेश इसके समानुपाती होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात अर्धभरे और पूर्ण भरे कक्षकों को आपको देखना पड़ेगा। चलिए, अब आवर्त में एक बार समझा देता हूँ दूसरे आवर्त के बारे में। उसी प्रकार का नियम जो है तीसरे आवर्त पर भी लागू होता है, ये फिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान दूसरे और तीसरे आवर्त के लिए यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, वही याद रखने उसी हिसाब से, क्योंकि उसी हिसाब से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी हिसाब से आपको ये याद करने पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चनों को आसानी से कर पाओगे। तो देखते हैं यहाँ पर हम दूसरे आवर्त के बारे में। दूसरा आवर्त जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इस प्रकार आप जब दूसरे आवर्त को लिखोगे, आवर्त सारणी में देखोगे दूसरा आवर्त, तो दूसरा आवर्त जो होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब मैंने आपको क्या बताया था, आवर्त में बाएं से दाएं जब जाते हैं तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन आप यदि इसी प्रकार से बढ़ता हुआ क्रम लिख दोगे तो ये गलत होता है, क्योंकि दूसरे और तीसरे आवर्त के लिए एक अलग रूल जो है फॉलो होता है, उसमें थोड़ा बदलाव है। ये सेम टू सेम आपको ये यहाँ पर नहीं लिखना है, इसमें थोड़ा आपको बदलाव करना है, वहीं से क्वेश्चन ये बनते हैं। अब इसमें क्या बदलाव है वो आपको एक बार मैं बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहले तो मैंने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी निर्भर करते हैं ना। मैंने 3 चीज़ आपको बताई है इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में, परमाणु का आकार बता दिया, इलेक्ट्रॉन विन्यास भी बता दिया, और नाभिक पर आवेश भी बता दिया। 3 चीज़ प्रभावित करते हैं ना इलेक्ट्रॉन बंधुता को, तो दूसरे आवर्त में ये प्रभावित करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिख लेना है। लिथियम का क्या होता है, भारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s1 होता है। जैसे लिथियम के लिखते हैं हम, लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। परमाणु क्रमांक जो है इसका कितना होता है, 3 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s1। तो मैंने बाहरी भार वाले लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बाहर वाले जो है मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर मैंने 2s1 लिख दिया। बेरिलियम का आप लिखोगे तो 2s2 लिखेगा। बोरोन का इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2p1 होगा। कार्बन का 2p2, नाइट्रोजन का 2p3, ऑक्सीजन का 2p4, फ्लोरीन का 2p5 और नियोन का भी होता है। लेकिन नियोन एक अक्रिय गैस है, ये क्रिया नहीं करेगी। तो क्रिया नहीं करेगी तो इसकी क्या हो जाएगी, सबसे कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैं आपको बताया था इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है कि उसके बाहरी कोश में हमको इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। लेकिन जब अक्रिय गैस कोई क्रिया ही नहीं करेगी तो उसमें कोई चीज़ जुड़ेगी ही नहीं ना। तो इस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन जब नियोन में जुड़ेगा ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें कि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो गई, 0 हो गई। इस वजह से मैंने क्या किया, नियोन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम रख दी, क्योंकि इसमें कोई क्रिया ही नहीं करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता इसमें क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो नियोन मैंने सबसे लास्ट में रख दिया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था अर्धभरे पूर्ण भरे कक्षक वाला नियम, वो यहाँ पर फॉलो करना है आपको। कैसे करना है, देखिए अर्धभरे पूर्ण भरे कक्षक आपको इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में देखने हैं। देखिए यहाँ पर 2p3 ये अर्धभरा हो गया। ठीक है, और आगे आप देखोगे यहाँ पर 2s2 जो है ये क्या हो गया, पूर्ण भरा कक्षक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पर पूर्ण भरा कक्षक हो जाता है।
अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब 2p3 जो है ये इसका जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी वो किससे ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन से, मतलब इससे जो जस्ट अगला वाला है उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये पूर्ण भरा हो गया ना, तो पूर्ण भरे कक्षक जो होते हैं ज़्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी वो किससे कम होगी, आप देखोगे यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो इस हिसाब से बेरिलियम से जो है कम होनी चाहिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता किससे कम होनी चाहिए, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो बेरिलियम से कम होगी। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन एक क्या हो गया, अर्धभरा कक्षक हो गया, और यहाँ पर बेरिलियम क्या हो गया, पूर्ण भरा कक्षक हो गया। तो पूर्ण भरे की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होती है, और जबकि अर्धभरे जो होते हैं उनकी थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो पहले हमने रख दिया यहाँ पर बेरिलियम को, पूर्ण भरा आगे ले लिया, और यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, अर्धभरा ले लिया। इधर से मैं बाएं से दाएं जा रहा हूँ, तब इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने अक्रिय गैसों को पीछे फेंक दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन क्योंकि अर्धभरा था वो ले लिया। उसके बाद अब अर्धभरा जो कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ हम सकते नहीं है, क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते, क्योंकि वो आधा भरा हुआ है। यदि हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये 2p4 हो जाएगा, तो 2p4 होने पर ये कम स्थायी हो जाएगा, लेकिन अर्धभरा जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा नहीं। उसके बाद बेरिलियम जो है ये 2s2 होता है, तो ये पूर्ण रूप से पहले ही भरा हुआ है, स्थायित्व को प्राप्त किया हुआ है। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन और जोड़ नहीं सकते, इस वजह से थोड़ी इलेक्ट्रॉन बंधुता इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बेरिलियम की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता थोड़ी पहले वाले से नाइट्रोजन से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे इसमें लिथियम। अब इसके बाद लिथियम आना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2s1, और बोरोन का क्या होता है, 2p1 होता है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है लिथियम का कितना था, 2s1, और बोरोन का कितना था, 2p1 था। अब आप यहाँ पर देखोगे 2s1 तो एक अर्धभरा कक्षक होता है, क्योंकि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि p में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो p तो अर्धभरा या पूर्ण भरा होगा ही नहीं, तो s हो सकता है अर्धभरा कक्षक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम 2 भरते हैं, तो आधा हो गया, s1 हो गया ना, तो ये क्या हो गया, स्थायी हो गया। इस वजह से लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी वो बोरोन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी ज़्यादा हो जाएगी, लिथियम की ज़्यादा हो जाएगी बोरोन से। तो ये भी गलत क्रम है, यहाँ पर मैंने ये आपको दिखाएं, ऐसा क्रम आपको नहीं करके आना है पेपर में, ये गलत क्रम है। तो मैंने ये आपको बताया, इस वजह से ये आपको गलत क्रम नहीं करना है, क्योंकि पूर्ण भरे और अर्धभरे के हिसाब से आपको ये सॉल्व करने होंगे, उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन बंधुता का इसमें क्रम निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान रखना नियॉन की, ये लास्ट वाला सही क्रम है, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको नियॉन की लिख रही है, उसके पश्चात आपको जो है अर्धभरे कक्षकों की रखनी है पीछे से, उसके बाद जो है पूर्ण भरे कक्षक को ले आना है इसमें बेरिलियम को। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है जो स्थायी नहीं है वो लाना है। स्थायी नहीं कौन सा है, यहाँ पर बोरोन है, उसके बाद कौन सा है यहाँ पर, बोरोन के बाद जो है लिथियम है, और लिथियम से ज़्यादा किसकी होगी, फिर कार्बन की होगी, और फिर ऑक्सीजन की, और फिर फ्लोरीन की। ठीक है, तो ये आपको क्रम जो है देखना होगा यहाँ पर। तो इस हिसाब से आपको यह पूर्ण भरे और अर्धभरे कक्षकों के हिसाब से जो है ये क्रम आपको लिखने होंगे, तभी ये आपका जो है दूसरा आवर्त का इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सही रहेगी। ये आपको याद रखने होंगे, या फिर आपसे मान लो ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में नहीं आ रहा है आपके, तो आप सीधा इसको रट लेते हो, तो आपसे दूसरा आवर्त देगा, तो इनमें से जो है आप क्रम को याद करके भी कर सकते हो, कोई ट्रिक बना करके आप इसको याद कर सकते हो, या फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाई दिया है अर्धभरे और पूर्ण भरे कक्षकों वाला, उस फॉर्मूले को, इस कॉन्सेप्ट को लगा कर भी आप आसानी से इनको जो है निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो है आप पूर्ण भरे अर्थात पूर्ण भरे अर्धभरे की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। क्यों होगी कम, क्योंकि वो स्थायित्व को पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। अब उनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे हम तो इलेक्ट्रॉन उनमें जुड़ेगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अक्रिय गैसों की सबसे कम करनी है इलेक्ट्रॉन बंधुता, उसके बाद फिर पूर्ण भरे और अर्धभरे जो कक्षक है मैंने यहाँ तक लिख दिए हैं, ये इनकी कम करनी है आपको। ठीक है, उसके बाद फिर अन्य की इससे ज़्यादा करनी है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा। उसी प्रकार तीसरे आवर्त में भी यही नियम लगता है। तीसरे आवर्त को आप लिख लोगे, तीसरे आवर्त को लिखने के पश्चात आप जो दूसरे आवर्त में नियम लगाया मैंने सेम टू सेम जो है ये तीसरे आवर्त में लगता है। तो ये भी जो है तीसरे आवर्त का भी सेम टू सेम ये क्रम हो गया। अब हम वर्गों की बात करते हैं। तो वर्गों की बात करें तो वर्गों में जो है आप देख सकते हो
14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां वर्ग। ठीक है, अब इनमें क्या करना है आपको, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता आपसे पूछी जाएगी, इनमें से 2-4 तत्व आपको रख देगा, पूछेगा कि इनमें से इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको 14वां वर्ग लिखना है। ये काशी गए शंकर प्रभु। ठीक है, तो काशी गए शंकर प्रभु, ये हो गया यहाँ पर 14वां वर्ग। 15वां हो गया नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। 16वां हो गया ओल्ड स्टाइल से टीपो, और 17वां हो गया फिर कर भाराई आंटी। ठीक है, तो ये 17 तक आपको, 14 से 17वें वर्ग तक आपको सबसे पहले लिख लेने हैं, क्योंकि इन्हीं में जो है चेंजअप होता है इनकी इलेक्ट्रॉन बनता में, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बाकी तो नियमों से सॉल्व हो जाते हैं, जो आवर्त में बाएं दाएं जाने पर या फिर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उस नियम से हो जाते हैं। लेकिन ये क्या है, इनमें थोड़ा चेंजअप है, इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये उन नियमों पर आधारित नहीं है। अब 14वें वर्ग में कहाँ चेंजअप है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 14वें और 15वें 16वें 17वें वर्ग तक क्या होता है, ये जो पहले वाले तत्व हैं दो, जैसे यहाँ पर कार्बन और सिलिकॉन है, यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस है, ऑक्सीजन सल्फर है, फ्लोरीन और क्लोरीन है। तो मैंने आपको एक नियम बताया था जब परमाणु का आकार में बताया था कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, ये बताया था मैंने वो रूल। ठीक है, आवर्त में क्या बताया था मैंने, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया आवर्त में क्या होती है, बढ़ती है, और वर्ग में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता यहाँ पर घटती है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, वर्ग में कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होगी, यहाँ पर सिलिकॉन की होगी, यहाँ पर घटनी चाहिए। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, लेकिन कार्बन से ज़्यादा किसकी होगी, सिलिकॉन की हो गई, यहाँ पर बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा चेंज है। उसी प्रकार नाइट्रोजन से ज़्यादा किसकी हो गई, फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन बंधुता। ऑक्सीजन से ज़्यादा किसकी हो गई, सल्फर की। फ्लोरीन से ज़्यादा किसकी हो गई, क्लोरीन की। ठीक है, उसके बाद बाकी तो सेम रहेंगे। ठीक है, बाकी तो वही रूल लगेगा जो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घट रही थी, वही नियम लगेगा। लेकिन इन तीनों में, इन सभी में जो है चेंज अप है, तो ये चेंज करके आपको लिखने हैं। लेकिन 16वें वर्ग जो है इसमें थोड़ा और चेंज अप है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको रेडियो एक्टिव तत्वों की कोई इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं लिखनी है, नीचे वाले जो तत्व हैं लास्ट वाले वो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, तो वो नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर है ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो यहाँ पर पोलोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं होगी। यहाँ पर जो है ये रेडियो एक्टिव तत्व है, तो इसकी भी आपको नहीं लिखनी है। तो 14वें वर्ग में अब इसका क्रम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का पूछ लिया जाए आपसे, मान लीजिए 14वें वर्ग का क्रम पूछ लिया जाए, इनमें से 4 तत्व आपको रख दे, तो क्या निकालना है इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम। देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसकी हो गई, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर होगी, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो रही थी, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घट रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, घटानी है आपको, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या करनी है, घटानी है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है कार्बन की क्या हो गई थी, सिलिकॉन से ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कार्बन की क्या होनी चाहिए, सिलिकॉन से ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखिए एक बार, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो सिलिकॉन से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होनी चाहिए, सिलिकॉन से कम। यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता किससे कम होनी चाहिए, फास्फोरस से कम होनी चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सल्फर से कम होनी चाहिए, और यहाँ पर जो है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर ये क्रम आपको जो है लिख देना है यहाँ पर। तो ये कैसे बनेगा क्रम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलिकॉन लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की यहाँ पर ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद कार्बन की होगी, फिर क्या होगी, जर्मेनियम की होगी, फिर जो है एसएन की होगी, और फिर क्या होगी, लेड की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको चेंजअप करना है, यहाँ पर एक क्रम जो है गलत लिख गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले किसका लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर सिलिकॉन की लिखनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको कार्बन की लिखनी है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जर्मेनियम की लिखनी है, फिर आपको एसएन की लिखनी है, और फिर आपको पीबी की लिखनी है। तो ये क्रम आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का होगा 14वें वर्ग के लिए। ठीक है, मैं नोट्स में आपको ये संशोधित करके दे दूंगा, तो वहाँ से इसको आप जो है आपको ये परिवर्तित मिल जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी थोड़ी, तो ये क्रम होगा 14वें वर्ग का, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कार्बन से ज़्यादा सिलिकॉन की, फिर नीचे जाने पर क्या हो रही थी, जो है ये घट रही थी।
लेकिन यहाँ थोड़ा चेंजअप था, वो मैंने आपको बता दिया। उसी प्रकार ये 14वें 15वें वर्ग में भी है, नाइट्रोजन से ज़्यादा किसकी है, फास्फोरस की। तो फास्फोरस का मैंने आगे लिख दिया, फिर उसके पश्चात नाइट्रोजन का, बाकी सभी का जो है घटता हुआ क्रम आएगा, आर्सेनिक, एसबी का और बीआई का, ठीक है। उसी प्रकार 16वें वर्ग में क्या है, इसमें थोड़ा और चेंजअप है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 16वां वर्ग, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांस रहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी ऑक्सीजन से ज़्यादा किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, सल्फर की है, और सल्फर से ज़्यादा जो है सल्फर से जो कम है वो सेलेनियम की होगी। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सल्फर की, ठीक है। उसके बाद किसकी होगी, सेलेनियम की, और सेलेनियम के बाद जो है टी की होगी, और सबसे कम किसकी होगी यहाँ पर, ऑक्सीजन की हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ा और चेंजअप है, यहाँ पर ऑक्सीजन की जो होती है 16वें वर्ग में वो सबसे कम होती है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सल्फर की, फिर सेलेनियम की, फिर टी की, और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन की। तो ये क्रम आपको इसमें ध्यान रखना है। 17वें वर्ग में क्लोरीन की आ गई, उसके बाद जो है सबसे कम जो है सबसे ज़्यादा जो होगी क्लोरीन की, और क्लोरीन के बाद किसकी थी, फ्लोरीन की, फिर उसके बाद बीआर की, फिर आई की होगी, ठीक है। वो क्रम बाकी सेम रहेगा उसी रूल से, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने वाले से। तो ये आपको वर्गों में ध्यान रखना है, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां और 17वां, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम पूछा जाता है, ठीक है। दूसरे और तीसरे आवर्त से पूछे जाते हैं, और वर्गों में 14वें, 15वें और 16वें, 17वें वर्ग से इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम पूछा जाता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बनने के चांस नहीं रहते हैं, ठीक है। और एक 17वां वर्ग और आपको ध्यान रखना है, ये आपको मैंने बता भी दिया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एटी की लिखनी नहीं है, क्योंकि ये जो है रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, उनकी हमको लिखनी नहीं है, ठीक है। अब क्यों होता है ऐसा कि भाई फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की क्यों होती है ज़्यादा, इसका एक रीज़न है, क्योंकि फ्लोरीन पर जब आप इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें पास पास होते हैं, क्योंकि ये फ्लोरीन छोटा तत्व होता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कम है, जबकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है, तो इसका आकार बड़ा होगा। अब बड़े के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है दूर दूर आ जाते हैं, जबकि छोटा जो होता है इसके इलेक्ट्रॉन जो है पास पास होते हैं इसके ऊपर। तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पास पास है, इसका मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, घनत्व जो है ज़्यादा है, डेंसिटी का मतलब घनत्व। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है कम है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, ठीक है। अब जिस पर जो है इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, तो इसका मतलब जो है इस पर हम इलेक्ट्रॉन आसानी से जोड़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जोड़ रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब यही तो था कि भाईतम कोष में इलेक्ट्रॉन जोड़ने को ही हम क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोल रहे थे। तो अब क्लोरीन पर क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, तो इसमें आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन हम जोड़ सकते हैं, इस वजह से क्लोरीन की क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा। उसके पश्चात फ्लोरीन की, उसके पश्चात ब्रोमीन की, और फिर सबसे लास्ट में घटती जाती है। मैंने आपको बताया था कि ऊपर से नीचे जाने पर ही घट रही है, बाकी तो सब में घटा देनी है आपको। यही नियम इसमें लगे थे इन सभी में, 14वें वर्ग, 15वें वर्ग, और वो मैंने आपको बताए थे, उन सभी में यही रूल जो है लगे थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूँ, तो ये पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम लिखिए। अब यहाँ पर इन सभी का क्रम आपको लिखना है। अब देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है ऑक्सीजन और सल्फर कौन से वर्ग में आते हैं। ऑक्सीजन सल्फर जो होते हैं ओल्ड स्टाइल, ये 16वें वर्ग में आ गए। 17वें वर्ग में कौन कौन से आ गए, फिल, कल भारा आंटी वाले में आ गए ना, 17वें वर्ग हो गया है फ्लोरीन और क्लोरीन, ये तो 17वें वर्ग के तत्व हो गए। ऑक्सीजन और सल्फर किसके हो गए, 16वें वर्ग के तत्व हो गए। अब हम यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे जो है, तो इसमें क्या आएगा, P4 होता है, ठीक है। क्या होता है इसका, P4। जबकि फ्लोरीन का क्या होता है, P5 होता है, ठीक है, P5। यहाँ पर ये 4 जो है ऊपर लिखना है आपको, यहाँ पर नीचे नहीं लिखना है। P4 होता है, P की पावर 4, ठीक है। अब देखिए इसमें P4 में जब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो P5 होंगे, जबकि P5 में एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ देते हैं हम फ्लोरीन वाले में, तो ये P6 होता है। अर्थात फ्लोरीन ज़्यादा स्थायी हो जाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे इसमें P5, तो फ्लोरीन का पहले ही था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक इलेक्ट्रॉन मान लो हम इसमें जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम पूछ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब हम इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ के देखेंगे। तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या बन गया, P6 हो जाएगा, मतलब स्थायी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्लोरीन स्थायी हो गया, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन हम जोड़ रहे थे, तो जो है इलेक्ट्रॉन जुड़ने के पश्चात ये क्या हो गया, स्थायी हो गया। तो स्थायी हो गया तो क्या हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो गई। तो यहाँ पर किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका आकार भी छोटा होता है क्लोरीन से। वही इलेक्ट्रॉन घनत्व वाला मामला भी इसमें फंस जाता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन और सल्फर में देखोगे तो इसमें भी जो है सल्फर का आकार बड़ा, इलेक्ट्रॉन घनत्व सल्फर पर कम, और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि आकार छोटा, तो इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर सल्फर का आकार बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। अब इन दोनों को आपने लिख लिया यहाँ पर, सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा और क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा, लेकिन चारों का क्रम हमको एक साथ लिखना है। तो इनमें आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो यहाँ पर 17वें वर्ग वालों की ज़्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रही है। तो 16 से ज़्यादा किसकी होगी, 17वें वालों की। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो आसानी से। 17वें वर्ग में सबसे ज़्यादा किसकी थी, क्लोरीन की। उसके पश्चात हमने किसकी रख दी, फ्लोरीन की। और फ्लोरीन के पश्चात सल्फर की आएगी 16वें वर्ग में, और उसके पश्चात बची जो थी ऑक्सीजन की। तो ये किसका क्रम आ गया, इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम हो गया। इस प्रकार जो है आप आराम से 17वें वर्ग की इलेक्ट्रॉन बंधुता 16वें वर्ग से ज़्यादा होती है। इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको 16वें वर्ग से ज़्यादा किसकी दिखा रखी है, यहाँ पर 17वें वर्ग की इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो पहले तो आप 16वें और 17वें वर्गों में पहचान करें इलेक्ट्रॉन बंधुता को, उसके पश्चात इन दोनों की एक साथ आप लिख सकते हो, क्योंकि 16वें वाले से ज़्यादा आपको 17वें वाले वर्गों की इलेक्ट्रॉन बंधुता रखनी है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको नहीं मिलेंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बाद हम अगला बात करेंगे विद्युत ऋणता का। तो ये लास्ट पॉइंट है आपका विद्युत ऋणता, उसके बाद ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार आपको समझा देता हूँ। विद्युत ऋणता को मैं EN से दर्शाता हूँ। EN को मतलब होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। विद्युत ऋणता बोलते हैं हम इसको, इलेक्ट्रिक जो है नेगेटिविटी के नाम से जानेंगे, ठीक है। विद्युत ऋणता मतलब इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी। अब इसका मतलब क्या होता है, किसी परमाणु द्वारा साझित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम, विद्युत ऋणता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए इधर A है और इधर क्या है, B है। इन दोनों के मध्य मान लो एक बंध बना हुआ है, और इस बंध में दोनों के इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन इसका है बोरोन का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर B का है, और एक इलेक्ट्रॉन A का है। इन दोनों ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रखा है। अब मान लीजिए ये B जो है अपनी ओर इस इलेक्ट्रॉन को, A वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो इस क्षमता को हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता कहते हैं। मतलब मान लीजिए B की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा वही अपनी ओर आकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए A जो है A और B जो है इन दोनों के मध्य एक बंध बना हुआ है, और दोनों पर जो है इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर मैंने डॉट से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दर्शा रखे हैं, यहाँ पर दोनों के इलेक्ट्रॉन है। अब A के इलेक्ट्रॉनों को भी ये B अपने ऊपर खींच रहा है। तो इसका मतलब हो गया, जो अपनी ओर खींच रहा है उस पर क्या आता है, नेगेटिव आवेश आता है। तो इसको मैंने डेल्टा जो है यहाँ पर नेगेटिव दर्शा रखा है। ऊपर देखोगे आप, यहाँ पर ये डेल्टा नेगेटिव से दर्शा दिया। इसका मतलब होता है आंशिक ऋणावेश, मतलब पार्शियली नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर जो है पार्शियली क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, मतलब आंशिक धनावेश। तो ए पर क्या आ गया, आंशिक धनावेश, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, B ने ले लिया। तो इस पर आ गया धनावेश, जिसने लिया उसके पास क्या आ गया, ऋणावेश की संख्या बढ़ गई, अर्थात ऋणावेश आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया B की क्या हो गई, विद्युत ऋणता ज़्यादा है, क्योंकि दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को भी ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता और बंधुता और विद्युत ऋणता, इन दोनों में क्या अंतर है, ये आपको जानना है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता मैंने आपको बताया था, किसी परमाणु को हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा जाता है, आकर्षित किया जाता है, ठीक है। अब जो बात करें हम इलेक्ट्रॉन बंधुता की, तो दूसरा पॉइंट में आप देखोगे इलेक्ट्रॉन बंधुता विलगित गैसीय परमाणु की होती है। विलगित गैसीय परमाणु का मतलब ऐसा परमाणु जिसको हम ठोस अवस्था से किस में बदल रहे हैं, गैसीय अवस्था में। तो क्या हो गया, अब गैसीय अवस्था में पृथक रूप से बदल गया, ठीक है। तो ऐसे परमाणु को हम कहते हैं विलगित गैसीय परमाणु, जो ठोस अवस्था से किस में बदल गया हो, गैसीय अवस्था में बदल गया हो, तो उसे हम बोल रहे हैं विलगित गैसीय परमाणु। तो ये इलेक्ट्रॉन बंधुता विलगित गैसीय परमाणु की होती है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता, ये किसकी होती है, सहसंयोजक बंध की। जैसे मैंने आपको बताया था, A और B के मध्य जो साझे से जो बंध बन रहा है, इसको बोलते हैं हम सहसंयोजक बंध, ठीक है। तो ये सहसंयोजक बंध के मध्य ही तो है ना विद्युत ऋणता, मैंने ये तो समझाया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे विलगित गैसीय परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सहसंयोजक बंध की होती है। तीसरा पॉइंट है इकाई। इलेक्ट्रॉन बंधुता की इकाई मैंने आपको बता दी थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटीएम होती है, इकाई होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता की। जबकि विद्युत ऋणता की कोई इकाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है विद्युत ऋणता की, क्योंकि विद्युत ऋणता जो है एक मान होता है, एक वैल्यू होती है। जैसे कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता कितनी होती है, 4 होती है। तो ये एक वैल्यू हो गई ना, मान हो गया एक, तो मान हो गया जिसका उसकी कोई जो है वैल्यू, जो यूनिट है वो मतलब इकाई है, वो नहीं होती है, ठीक है। तो फ्लोरीन की कोई इकाई नहीं होगी, क्योंकि एक फिक्स मान होते हैं इनके।
जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ये तुलना करवाई जाती है। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन क्लोरीन में पूछ लिया जाए किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा है, तो क्लोरीन की ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक इकाई के माध्यम से इनको हम दर्शाते हैं, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम इकाई के माध्यम से दर्शाते हैं और विद्युत ऋणता को नहीं दर्शाते। तो विद्युत ऋणता की कोई इकाई नहीं होती है। चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन बंधुता एक स्वतंत्र मान होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता जो है एक क्या होती है, आपेक्षिक मान होता है। तो विद्युत ऋणता जो होती है वो क्या होता है, आपेक्षिक मान होता है, मतलब तुलना की जाती है इसमें किसी से, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन जो बंधुता है उसमें एक स्वतंत्र मान होता है, उसका एक खुद का मान होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन बंधुता। आगे आप देखोगे यहाँ पर मुख्य महत्वपूर्ण विद्युत ऋणता, कुछ तत्व जो हैं उनकी आपको विद्युत ऋणता डायरेक्ट याद रखनी है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखोगे कि मुख्य महत्वपूर्ण विद्युत ऋणता वाले तत्व, अब इनकी आपको याद कैसे रखनी है, ये क्रम पूछे जाते हैं। इनकी विद्युत ऋणता आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि यहीं से जो है क्वेश्चन विद्युत ऋणता के बनते हैं। जैसे फ्लोरीन की विद्युत ऋणता 4 होती है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता 3.5 होती है, उसके पश्चात जो है नाइट्रोजन की 3, क्लोरीन की भी 3 और 2.8 किसकी होती है, ब्रोमीन की। तो ये आपको याद हो जाए तो बहुत ही जो है क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। उसके पश्चात आयोडीन की 2.5 होती है, सल्फर की विद्युत ऋणता जो है 2.5, कार्बन की 2.5, फास्फोरस की 2.1 और हाइड्रोजन की क्या होती है विद्युत ऋणता 2.1 होती है। तो आपको कैसे याद रखना है इसकी एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। तीनों को एफ ओ एन को क्या पढ़ेंगे हम, फोन पढ़ लिया मैंने, यहाँ पर ट्रिक बता देता हूँ। क्लोरीन को मैंने यहाँ पर कल कह दिया और ब्रोमीन को बाहर कह दिया, ठीक है। आयोडीन को मैंने आई कह दिया, सल्फर को सलमा और सी को मैंने चाची और पी को मतलब फोन और एच का मतलब है, ठीक है। तो इसका ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। फोन कल बाहर, फोन कल बाहर, फोन कल बाहर, आई सलमा चाची, फोन कहाँ है। उसने पूछा कि फोन कल बाहर हो गया, किसी का खो गया मतलब, तो उसने पूछा कि आई सलमा चाची फोन कहाँ है। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, इससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेन टारगेट क्या करना है, इनकी विद्युत ऋणता याद करनी है। फ्लोरीन की 4 होती है, उसके बाद 3.5, फिर 3, फिर 3, फिर 2.8, यहाँ पर 2.5, 2.5, 2.5 और लास्ट में 2.1, 2.1, ठीक है। तो ये तत्व आपको याद रखने हैं। फोन कल बाहर, आई सलमा चाची, पूछा कहाँ है, ठीक है। आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस और हाइड्रोजन, ये क्रम आपको याद होने चाहिए इनकी विद्युत ऋणता के। इधर भी आपको यहाँ पर याद होने चाहिए, 4, 3.5, 3 और 2.8, यहाँ पर 2.5, 2.5, 2.5, 2.1, 2.1, ठीक है। तो ये आपको विद्युत ऋणता के क्रम जो है याद होने चाहिए। अब यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणता होती है कौन से तत्व की होती है, फ्लोरीन की होती है 4। फ्लोरीन से ज़्यादा किसी भी तत्व की विद्युत ऋणता नहीं होती है। तो अधिकतम फ्लोरीन की 4 होती है, मैंने आपको अभी बताया था। इसमें विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की होती है। अब आवर्त सारणी में क्या होता है, विद्युत ऋणता लेफ्ट टू राइट जाने पर अर्थात बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता, और उसी प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता के बाद विद्युत ऋणता, दोनों क्या होती हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये बढ़ती हैं, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, अप टू डाउन जाने पर ये घटती हैं। तो यही कॉन्सेप्ट उसमें लग रहा था इलेक्ट्रॉन बंधुता में, और वही कॉन्सेप्ट विद्युत ऋणता में लग रहा है आवर्त सारणी में। लेकिन कुछ उसमें थे जो चेंजअप थे, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन बंधुता में, जैसे तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, 14 से 17वें वर्ग तक, ठीक है। तो उनका क्रम मैंने आपको समझाया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कैसे चेंज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों को देखेंगे। जैसे कि परमाणु का आकार की बात करें, यहाँ पर परमाणु का आकार, वो इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु के आकार के यहाँ पर व्युत्क्रमण पाती है। EN का मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता, और जो है ये इस साइन का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, आकार के व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टी है। दूसरे में नाभिक पर आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है नाभिकीय आवेश मतलब जेड की क्या हो गई, समानुपाती हो गई। अगला है धनायन पर आवेश, अर्थात EN मतलब विद्युत ऋणता जो है धनावेश की क्या हो गई, समानुपाती होगी। अर्थात जितना ज़्यादा धनावेश होगा विद्युत ऋणता उतनी ज़्यादा होती है। जैसे A पर प्लस आप 4, A पर प्लस 3, A+2, A+, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी होगी, जिस पर धनावेश ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था धनावेश ज़्यादा तो विद्युत ऋणता ज़्यादा। तो A+4 की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा, फिर A+3, फिर A+2, फिर A+। उसी प्रकार ऋणावेश के क्रम में उल्टा हो जाएगा, जब धनावेश से सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता धनावेश की हो रही है, जिस पर आवेश ज़्यादा है धनावेश,
उसकी विद्युतनता सबसे ज़्यादा है। तो ऋणावेश जिस पर सबसे ज़्यादा होगा तो उसकी विद्युतनता क्या हो जाएगी, सबसे कम। ठीक है, तो ऋणावेश के संदर्भ में उल्टा कर देना है इसको। जैसे ए माइनस पर सबसे कम, उस पर ए माइनस पर सबसे ज़्यादा, फिर A-2, फिर A-3, फिर A-4। वहाँ पर A+4 पर सबसे ज़्यादा, वहाँ पर धनात्मक पर सबसे ज़्यादा थी विद्युतनता, यहाँ पर जो है ऋणात्मक पर सबसे जो है कम है। यहाँ पर जो है ऋणात्मक सबसे ज़्यादा तो विद्युतनता सबसे कम। अब 5 में जो है विद्युतनता संकरण पर भी निर्भर करती है, संकरण। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जो है इस पर भी निर्भर करती है। जैसे कि sp2 संकरण और sp3 संकरण, 3 प्रकार के संकरण यहाँ पर आपको याद रखने होंगे। sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण, ये पूछे जाते हैं। जैसे कि sp संकरण के लिए बात करें हम, En जो है, En मतलब विद्युतनता जो है जो S लक्षण है उनके समानुपाती होती है, प्रतिशत S लक्षण हम इसको बोलते हैं। तो विद्युतनता समानुपाती प्रतिशत S लक्षण, अर्थात S लक्षण का मतलब जो है यहाँ पर जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा जो है विद्युतनता होगी। तो यहाँ पर sp संकरण के लिए प्रतिशत S लक्षण 50% होते हैं, sp2 संकरण के लिए 33% होते हैं, और sp3 संकरण जो है उसके लिए कितने होते हैं, 25% जो है प्रतिशत S लक्षण होते हैं। तो ये पूछे गए हैं कई बार, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है संकरण वाला। sp संकरण के लिए 50%, sp2 के लिए 33% और sp3 के लिए कितना होता है, 25%। ठीक है, तो जितना बड़ा आपको संकरण इसमें दिख रहा है उतना ही जो है इस पर परसेंटेज छोटी है। ठीक है, sp इसमें 50%, फिर sp2 हो गया तो इसमें 33%, फिर sp3 हो गया तो 25%। ठीक है, तो इसमें घटता जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत S लक्षण मतलब sp संकरण का होगा, फिर sp2 का होगा, फिर sp3 का होगा। ठीक है, अर्थात संकरण से जिस पर सबसे ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन विद्युतनता क्या होगी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। तो sp संकरण की विद्युतनता सबसे ज़्यादा, फिर sp2 की, फिर sp3 संकरण की विद्युतनता ज़्यादा होगी। अब विद्युतनता को ज्ञात करने के लिए कुछ मान आपको ज्ञात करने के लिए किस 2 स्केल आपको याद रखनी होंगी। पहली है पॉलिंग स्केल से हम विद्युतनता का मान ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक इन पर कोई क्वेश्चन तो आया नहीं है, लेकिन आपको एक बार बता देता हूँ, ये फॉर्मूला हो सकता है आपसे पूछ लिए जाए सीधे सीधे। तो पॉलिंग स्केल का आपको फॉर्मूला याद रखना है, XA माइनस XB बराबर 0.208। ठीक है, 0.208 अंडर रूट EAB, यहाँ पर क्या है, EAB माइनस अंडर रूट EAA माइनस EAB। ठीक है, AA का मतलब हो गया 2 A परमाणु हो गए, AB का मतलब A और B परमाणु। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला जो है याद रखना है। XA बराबर क्या हो गया, विद्युतनता मतलब A की विद्युतनता, XA का मतलब हो गया A की विद्युतनता, X का मतलब विद्युतनता, A का मतलब यहाँ पर नीचे लगा हुआ है तो इसका मतलब A की विद्युतनता। यहाँ पर B आप देखोगे तो B का मतलब हो गया B की विद्युतनता। EAB का मतलब हो गया AB की बंद ऊर्जा। ठीक है, EAB का मतलब हो गया AB की बंद ऊर्जा, और जो कि किस में होती है, किलो कैलोरी प्रति मोल में होती है। जब बंद ऊर्जा किलो जूल प्रति मोल में होती है तो 0.08 रखना है आपको इस फॉर्मूले में। जब बंद ऊर्जा किलो कैलोरी प्रति मोल में होती है तो आपको 0.08 रखना था, 0.208। लेकिन जब इसकी जो है किलो जूल प्रति मोल में हो तो 0.028 की जगह पर क्या रखना है आपको, 0.1017। कहाँ पर रखना है, यहाँ पर। ये 0.028 जो है ये आपको रखना है जब किलो कैलोरी प्रति मोल हो तब। जब किलो जूल प्रति मोल हो जाए तो यहाँ पर 0.1017 वाला जो है वो आपको रखना होगा। ठीक है, तो ये आपको रखना होगा यहाँ पर जब किलो जूल प्रति मोल में हो। लेकिन अब अभी तक ऐसे क्वेश्चन अब तक पूछे नहीं गए। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना, हो सकता है फॉर्मूला ये आपसे पूछ लिया जाए सीधा सीधा। मूल्यांकन स्केल में क्या करना है, IE मतलब आयनन ऊर्जा। ठीक है, इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इन दोनों के आधे मान को क्या बोलते हैं हम, विद्युतनता बोलते हैं। ये मूल्यांकन ने बताया था। ठीक है, IE का मतलब क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आयनन ऊर्जा, और EA का मतलब यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता। इन दोनों को जोड़ करके इसमें 2 का भाग दे दिया जाए तो ये मूल्यांकन स्केल जो है अर्थात मूल्यांकन मापक्रम माना जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। अब कुछ विद्युतनता के अनुप्रयोग हैं, उनसे आपको जो है पता होना चाहिए, कभी कभी इनके ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको HCl दिया तो HCl में सबसे पहले आपको देखनी है किसके किसकी विद्युतनता, En का मतलब विद्युतनता। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है विद्युतनता किसकी ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया था आगे, वहाँ पर सबकी विद्युतनता लिखा रखी है। क्लोरीन की कितनी होती है, 3 होती है विद्युतनता, और हाइड्रोजन की कितनी होती है, 2.1 होती है। ये मैंने आपको सारणी सी बनवाई थी, फोन कल बाहर आई, वो वाली सारणी जो है उसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता सभी की मैंने लिख रखी है, वहाँ से आप उनको याद कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लोरीन की 3 हो गई और हाइड्रोजन की 2.1।
अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लोरीन की जिसकी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लास्ट वाला जो लिखेगा कोई भी है जो इनमें सबसे लास्ट में लिखा जाता है, उसके पीछे आपको आइड और लगा देना है। ठीक है, आइड, आईडी का मतलब यहाँ पर आइड, आइड लगाना है। जैसे कि अब यहाँ पर सबसे पहले हमको लिखना है, मान लीजिए नामकरण करना है। यहाँ पर नामकरण तो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर नामकरण पढ़ रहे हैं, तो नामकरण करना है HCl का क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रखते हैं हम, जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, सॉरी जिसकी विद्युत घनता जो है कम होती है उसको हम पहले लिखेंगे। तो हाइड्रोजन की यहाँ पर 2.1 है तो इसको पहले लिख दिया हाइड्रोजन। फिर क्लोरीन की 3 है, मतलब ज़्यादा वाले को पीछे लिखेंगे, तो क्लोरीन लिख दिया। अब क्लोरीन में मैंने क्या कर दिया, ऐड जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड इसका नामकरण हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया कि BrI से बने यौगिक का नाम बताइए, तो ये आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि BrI से बने यौगिक का नाम बताइए, तो आपको इसका नामकरण कैसे रखना है। तो इसका नामकरण आपको करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर इनकी इनकी विद्युत घनता जो है याद रखनी है। ठीक है, बार बार इलेक्ट्रॉन बंधुता नाम बोल रहा है, तो जो है आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं है, इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं याद रखना है। यहाँ पर विद्युत घनता बात चल रही है, तो यहाँ पर विद्युत घनता आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ब्रोमीन की यहाँ पर विद्युत घनता जो है 2.8 है, और यहाँ पर आयोडीन की कितनी है विद्युत घनता 2.5 है। वो फॉर्मूले में मैंने आपको लिखा दिया है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम मैंने आपको लिखा दिया है, तो वो याद रख लेना है। ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5 होती है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि नामकरण जब हम करते हैं तो उसमें जो है लास्ट में आइड लगाते हैं। ठीक है, आइड। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको, सबसे पहले जिसकी विद्युत घनता सबसे कम है, तो यहाँ पर आयोडीन की विद्युत घनता कम है, 2.5 है, तो इसको पहले लिखेंगे। आयोडो लिख दिया, आयोडीन को मैंने क्या लिख दिया, आयोडो। अब ब्रोमीन को पीछे हमको क्या लगाना है, आइड लगाना है, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन के पीछे आई लगाओगे, आइड लगाओगे तो ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमो बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं, आयोडो। ठीक है, तो आयोडो हमने पहले लिख दिया था। अब ब्रोमो के पीछे क्या लगाना है, आइड लगाना है, तो क्या हो गया, ब्रोमाइड। ठीक है, इस प्रकार हम नामकरण करते हैं विद्युत घनता के आधार पर। तो चलिए आगे हम देखते हैं प्रतिशत S लक्षण। अगला उपयोग जो है इसका विद्युत घनता का, वो क्या है, सहसंयोजक बंध के बारे में। ठीक है, प्रतिशत आयनिक लक्षण सहसंयोजक बंध में, जैसे कि मान लो HCl दे दिया हमको, तो HCl में जो है ये बीच में जो बंध है ये सहसंयोजक है ना, क्योंकि दोनों का साझा है इसमें इलेक्ट्रॉन में, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन का साझा, क्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रखा है। हाइड्रोजन की जो विद्युत घनता वो 2.1 होती है, क्लोरीन की कितनी होती है, 3 होती है। तो ध्रुवीय हो गए ना, क्योंकि इस पर तो ऋणात्मक आवेश आ गया, क्योंकि इसने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किया, और हाइड्रोजन पर क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, क्लोरीन के पास। इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश, तो दोनों के मध्य क्या हो गया, ऋणावेश और धनावेश जब दोनों जगह पर होते हैं, एक ही जगह पर, तो उसको हम ध्रुवीय कंडीशन कहते हैं। तो ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश यहाँ पर बन गए, तो इसका मतलब ये ध्रुवीय हो गया, अर्थात सहसंयोजक ध्रुवीय हो गया। अब सहसंयोजक बंध में ही हमको क्या बताना है, प्रतिशत आयनिक लक्षण निकालने होते हैं। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है एक, आसानी से आप आयनिक लक्षण निकाल सकते हो। तो इसमें क्या है, प्रतिशत आयनिक लक्षण बराबर 16/डेल्टा x प्लस 3.5/डेल्टा x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 16/डेल्टा x प्लस 3.5/डेल्टा x का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पर डेल्टा x का मतलब है विद्युत घनताओं का अंतर। यहाँ पर जो बीच में डेल्टा x लिखा हुआ है, इनका मतलब क्या है, विद्युत घनताओं का अंतर यहाँ पर जो है निकालना होगा। जैसे कि मान लो ये दे दिया हमको HF में कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण हैं, ये पूछ लिया जाए हमसे, प्रतिशत आयनिक लक्षण पूछ लिया इस सवाल में। मान लो हाइड्रोजन फ्लोरीन दे दिया HF, इसमें हमसे पूछ लिया प्रतिशत आयनिक लक्षण क्या है। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, उस फॉर्मूले को लगाना है ऊपर वाले को। 16 लिख लिया, यहाँ पर 16 लिख दिया मैंने, प्रतिशत आयनिक लक्षण निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन की जो विद्युत घनता वो कितनी होती है, 2.1, और फ्लोरीन की कितनी होती है, 4 होती है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इन दोनों का विद्युत घनताओं का अंतर निकालना है। तो दोनों का अंतर क्या निकालेंगे, 4 में से 2.1 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 1.5। ये क्या हो गया, डेल्टा x। डेल्टा x का मतलब हो गया विद्युत घनताओं का अंतर। ठीक है, क्यों निकाल रहे हैं विद्युत घनताओं का अंतर, क्योंकि ऊपर के फॉर्मूले में हमको ये डेल्टा x का मान रखने होंगे, इस वजह से पहले ही मैं यहाँ पर आपको डेल्टा x का मान निकाल के बता रहा हूँ। तो डेल्टा x का मान कैसे निकालते हैं, जैसे h और f है यहाँ पर, तो दोनों की विद्युत घनता लिखनी है आपको, दोनों का अंतर कर देना है, वही क्या हो जाता है, विद्युत घनता हो जाती है। ठीक है, विद्युत घनताओं का अंतर हो जाता है। अब परसेंटेज आयनिक लक्षण जो है ये निकालना था, तो ऊपर के फॉर्मूले में पहले मैंने 16 रख दिया, फिर ये ऑब्लिक जो लगा हुआ है इसकी जगह पर आपको मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। उसके बाद डेल्टा x कितना निकला था, यहाँ पर 1.9 निकला था, वो लिख दिया।
उसके पश्चात +3.5 है वो लिख दिया, और फिर ऑब्लिक का मतलब यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन हो गया। उसके पश्चात डेल्टा एक्स का मान 1.9 रख दिया, और ऊपर क्या है ऑब्लिक के ऊपर पावर 2 है, तो यहाँ पर 1.9 जो है उस डेल्टा एक्स पावर 2 था, तो यहाँ पर भी डेल्टा एक्स की जब 1.9 था रख दिया, तो 1.9 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 43% आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिशत आयनिक लक्षण कितने हो गए 43%। तो ऊपर के फॉर्मूले से आपको निकाल लेना है। 16 यहाँ पर हो गया फॉर्मूले से। उसके पश्चात डेल्टा एक्स का मान कितना निकला 1.9, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स रख दिया, +3.5 उस फॉर्मूले में है ही। उसके पश्चात डेल्टा एक्स का मान कितना रखा था 1.9, तो वो 3.5 के बाद 1.9 रख दिया, और ऊपर का क्या है पावर 2 है, तो यहाँ पर भी 1.9 की पावर क्या लगा दिया 2 लगा दिया। तो अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे प्रतिशत एस लक्षण प्रतिशत आयनिक लक्षण हो जाएंगे 43%। तो ये आप जो है आसानी से नामकरण लिख सकते हो विद्युत ऋणता की सहायता से। तो मैंने यही बताया है आपको अभी तक, विद्युत ऋणता की सहायता से नामकरण लिख सकते हैं, और प्रतिशत आयनिक लक्षण जो है आप सहसंयोजक बंध में निकाल सकते हो। अब बंध सामर्थ्य भी आप जो इलेक्ट्रॉन बंध सामर्थ्य जो है वो भी आप विद्युत ऋणता की सहायता से आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि बंध सामर्थ्य जो है विद्युत ऋणताओं के अंतर के क्या होते हैं समानुपाती होते हैं, अर्थात विद्युत ऋणताओं का अंतर जितना ज़्यादा होगा बंध सामर्थ्य उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया HF और HCl, तो पूछ लिया किसकी बंध सामर्थ्य ज़्यादा होगी, HF HCl HBr HI दे दिया, तो आपको यहाँ पर क्या बताना है बंध सामर्थ्य। तो बंध सामर्थ्य मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। विद्युत ऋणताओं का अंतर देख लीजिए, विद्युत ऋणताओं का अंतर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी यहाँ पर बंध सामर्थ्य होगी, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती हैं। विद्युत ऋणताओं में अंतर ज़्यादा होगा तो उसकी बंध सामर्थ्य ज़्यादा होगी। तो विद्युत ऋणताओं में सबसे ज़्यादा अंतर यहाँ पर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होती है 2.1 और फ्लोरीन की क्या होती है विद्युत ऋणता 4 होती है। उसी प्रकार यहाँ पर देखोगे हाइड्रोजन की 2.1, क्लोरीन की 3, यहाँ पर देखोगे हाइड्रोजन की 2.1, ब्रोमीन की 2.8, हाइड्रोजन की 2.1 और आयोडीन की 2.5 हो गया। तो इनका अंतर आप निकाल के देखोगे यहाँ पर, तो हाइड्रोजन फ्लोरीन की विद्युत ऋणताओं का अंतर 1.9, यहाँ पर 3 में से 2.1 जाएगा तो 0.9, यहाँ पर 2.8 में से 2.1 जाएगा 0.7, यहाँ पर 2.5 में 2.1 जाएगा तो 0.4 हो जाएगा। तो किस में सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर 1.9 सबसे ज़्यादा, फिर 0.9, फिर 0.7, 0.4। तो यहाँ पर बंध सामर्थ्य सबसे ज़्यादा HF की होगी, फिर HCl की, HBr की, HI की होगी। अब यहाँ पर आप देखोगे ध्रुवीय प्रकृति भी आप धात्विक प्रकृति भी आप जो है विद्युत ऋणता की सहायता से आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, EN मतलब इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी है, मतलब विद्युत ऋणता जिसकी ज़्यादा है वो अधातु माना जाता है, वह अधातु होता है। जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है वह क्या माना जाता है, धातु माना जाता है। एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जब विद्युत ऋणता ज़्यादा तो अधातु, और जब विद्युत ऋणता कम तो वो क्या हो गया धातु हो गया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था फ्लोरीन की विद्युत ऋणता कितनी होती है 4 होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। तो विद्युत ऋणता जिसकी ज़्यादा है तो वो क्या होता है अधातु होता है। तो इसी प्रकार मैंने आपको ये समझा दिया है भाई, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा तो वो अधातु, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा है तो वो सबसे ज़्यादा क्या हो गया अधातु हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार धात्विक प्रकृति के बारे में भी हम आसानी से जानकारी कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा चैप्टर जो है पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करा दिया गया है। बहुत अच्छे ढंग से आपको सिलेबस जो है करवाया गया है इस चैप्टर का। तो आप जो है इन वीडियोज़ को बार बार देखें। 6 वीडियोज़ में मैंने आपको ये चैप्टर जो है कंप्लीट करा दिया है। बार बार इनको जो है आप देखोगे तो आसानी से चैप्टर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको आवर्त सारणी याद होनी चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाओगे। अब इसकी नोट्स जो है आपको मैं इस चैप्टर की जो है ऐप के अंदर डाल दूंगा। हालांकि आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये आपका चैप्टर जो है कम्प्लीटली हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।